हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्क्रीम सीरीज। ये एक हॉरर स्लैशर फ्रेंचाइज है जिसमें ब्लैक कॉमेडी भी है। इस फ्रेंचाइज को गेम चेंजर कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा यूनिक और क्लेवर फ्रेंचाइज तो है ही, इसके अलावा भी ये कई मायनों में खास है। इस फ्रेंचाइज में अब तक 4 फिल्म्स और एक टीवी सीरीज आ चुकी है जिसके 3 सीजन्स हैं और 5वीं फिल्म 2022 में रिलीज होगी। ये सीरीज हमारी हॉरर लेजेंड सीरीज का भी हिस्सा है। इस फ्रेंचाइज का हॉरर लेजेंड है घोस्टफेस, जिसे सबने देखा ही होगा। घोस्टफेस दुनिया भर में फेमस है। इस सीरीज में आप इसके बारे में अच्छे से जान पाओगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहली मूवी से, जिसका नाम है स्क्रीम। ये फिल्म आई थी 1996 में, जब टेक्नोलॉजी का जमाना शुरू हो रहा था। इसे डायरेक्ट किया है लेजेंडरी डायरेक्टर वेस क्रेवन ने, जिनका हॉरर में बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने द हिल्स हैव आइज और नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट जैसी मूवीज बनाई हैं। और इस फ्रेंचाइज की सबसे स्पेशल बात यही है कि इसकी चारों फिल्म्स को वेस क्रेवन ने ही डायरेक्ट किया है। कुछ इसलिए भी ये फ्रेंचाइज खास है क्योंकि हॉरर मूवीज में ऐसा ना के बराबर देखने को मिलता है। इसके राइटर है केविन विलियमसन, और ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो कितने स्मार्ट राइटर हैं। तो ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होने वाली है। इसमें मैं आपको ज़्यादातर रेफरेंसेस और जोक्स समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो के एंड में भी मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, जिसमें फैक्ट्स तो हैं ही, साथ में वो रियल लाइफ केस भी है जिससे ये मूवी इंस्पायर्ड है। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं हाई स्कूल स्टूडेंट केसी को, जो कि अपने घर पर अकेली थी। उसे किसी स्ट्रेंजर की फ़ोन कॉल आती है। ऐसे ही बात करते करते वो दोनों हॉरर मूवीज डिस्कस करने लगते हैं। वो स्ट्रेंजर केसी से उसकी फेवरेट हॉरर मूवी पूछता है। केसी कहती है कि उसकी फेवरेट है हैलोवीन, जिसमें एक व्हाइट मास्क वाला किलर होता है। यहाँ वो माइकल मायर्स की बात कर रही है और इस वक्त उसने एक किचन नाइफ पकड़ा हुआ है जो कि माइकल का वेपन है। उस स्ट्रेंजर की फेवरेट थी नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट। केसी कहते हैं कि सिर्फ वही मूवी अच्छी थी, उसके बाद के सारे सीक्वल्स बेकार थे। और ये बहुत ही ज़्यादा फनी है क्योंकि वो फिल्म भी वेस क्रेवन ने ही डायरेक्ट की थी, जो कि इस फिल्म के भी डायरेक्टर हैं। खास बात यह है कि उन्होंने सिर्फ ओरिजिनल मूवी डायरेक्ट की थी, सीक्वल्स क्रेवन ने डायरेक्ट नहीं किए, इसलिए वो यहाँ पर मजे ले रहे हैं सीक्वल्स को बेकार बताकर। जैसे जैसे उनकी बात आगे बढ़ती है, केसी को स्ट्रेंजर से डर लगने लगता है क्योंकि वो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उसके घर के बाहर ही है। केसी उसे धमकी देती है कि उसका बॉयफ्रेंड स्टीव मार मार कर उसका भूत बना देगा। वो स्ट्रेंजर बिल्कुल भी नहीं घबराता, उल्टा वो केसी को बाहर देखने के लिए कहता है। और बाहर था उसका बॉयफ्रेंड स्टीव, जो कि बहुत बुरी हालत में एक चेयर से बंधा हुआ था। केसी उससे पूछती है कि तुम चाहते क्या हो, और वो कहता है कि आई वॉन्ट टू प्ले अ गेम, यानी कि मैं एक गेम खेलना चाहता हूँ। अब उस स्ट्रेंजर को खेलना था एक हॉरर क्विज। वो किसी से एक सवाल पूछेगा, अगर किसी ने सही जवाब दिया तो स्टीव बच जाएगा, नहीं तो वो मारा जाएगा। पहले वो केसी को एक वार्म अप क्वेश्चन देता है। क्योंकि हैलोवीन उसकी फेवरेट मूवी है, इसलिए वो उससे हैलोवीन के किलर का नाम पूछता है, जो कि है माइकल मायर्स। केसी बड़े आराम से उसका जवाब दे देती है। अब इसके बाद आता है असली सवाल। वो उससे फ्राइडे द 13 फिल्म के किलर का नाम पूछता है। ये तो बहुत ईजी है, क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो? आपके पास 5 सेकंड है कमेंट करने के लिए। अब तक आपने कमेंट कर दिया होगा। तो अगर आपका जवाब है जेसन, तो आपने बिल्कुल गलत जवाब दिया है। फ्राइडे द 13 फिल्म में जेसन था ही नहीं, उसमें किलर थी जेसन की मॉम पैमेला वुरहीज। लेकिन चिंता मत करिए, आप अकेले नहीं हैं जिसका जवाब गलत है। केसी का जवाब भी यही है। अब क्योंकि वो सही जवाब नहीं दे पाई, इसीलिए स्टीव मारा जाता है। अभी ये फिल्म स्टार्ट ही हुई है और इसमें तीनों फेमस हॉरर लेजेंड्स के रेफरेंस आ गए हैं। अब स्टीव तो मर चुका था, इसलिए अब बारी थी केसी की। वो स्ट्रेंजर उसके घर में एंटर हो जाता है और वो स्ट्रेंजर घोस्टफेस ही है। केसी उसके मुंह पर फोन मारकर वहां से भाग जाती है। वो देखती है कि उसके पेरेंट्स भी वापस आ चुके थे, लेकिन इससे पहले कि वो उन तक पहुंच पाती, घोस्टफेस उसे स्टैब करके मार देता है। उसके पेरेंट्स घर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि सब तहस नहस था। केसी उन्हें मिल नहीं रही थी। तब उसका डैड उसकी मॉम को कहता है कि गेट इन द कार, ड्राइव डाउन टू मैकेंजीज, और ये रेफरेंस है हैलोवीन का। उसकी मॉम बाहर निकलती है और बाहर उसे केसी मिल जाती है, लेकिन डेड। उसकी बॉडी को बुरी तरह स्टैब करके एक पेड़ से लटकाया हुआ था। ये था इस मूवी का इंट्रो, जो कि किसी भी हॉरर फैन के लिए ज़्यादा एंगेजिंग है। इसके बाद हम देखते हैं सिडनी प्रेस्कॉट को, जो कि अपने रूम में थी। उसका बॉयफ्रेंड बिली लूमिस विंडो के थ्रू उससे मिलने आता है। ये रेफरेंस है नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट का, जिसमें जॉनी डेप सेम इसी तरह नैन्सी से मिलने जाते हैं और बिली एकदम जॉनी डेप की कॉपी लगता है। साथ ही बिली लूमिस नाम रेफरेंस है हैलोवीन के डॉक्टर सैम लूमिस का, जो कि माइकल के डॉक्टर थे। ये हम सिडनी के डैड नील प्रेस्कॉट को भी देखते हैं, जो कि काम के सिलसिले में अगली सुबह टाउन से निकल जाएंगे और सीधा एक हफ्ते बाद वापस आएंगे।
अपने डैड को वापस भेजकर सिडनी बिली से पूछ लिया कि वो यहाँ क्या कर रहा है। बिली कहता है कि वो टीवी पर द एग्जॉर्सिस्ट देख रहा था और उसे सिडनी की याद आ गई। ये कैसा कॉम्प्लीमेंट हुआ। खैर अगले दिन वो स्कूल जाते हैं और स्कूल को पूरी तरह मीडिया ने कवर किया हुआ था, क्योंकि केसी और स्टीव दोनों इसी स्कूल में पढ़ते थे और पिछली रात उनके मर्डर के बाद चारों तरफ सनसनी फैल गई है। यहाँ हम सिडनी के पूरे ग्रुप को देख पाते हैं, जिसमें सिडनी की बेस्ट फ्रेंड टेटम, उसका बॉयफ्रेंड स्टू और उनका फ्रेंड रैंडी। रैंडी बहुत बड़ा हॉरर मूवी गीक है, उसे हॉरर मूवीज के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ पर वो पॉइंट आउट करता है कि स्टू केसी का एक्स बॉयफ्रेंड है। केसी ने उसे डंप कर दिया था, इसलिए पॉसिबली वो किलर हो सकता है। रैंडी रियल वर्ल्ड को भी हॉरर मूवी रूल्स के हिसाब से देखता है, यानी कि वो हमारे काम का बंदा है। खैर सिडनी वापस अपने घर जाती है और आपको पता ही है कि आज वो घर पर अकेली है। वो टीवी ऑन करती है और टीवी पर सिर्फ एक ही न्यूज़ चल रही थी, लेकिन एक रिपोर्टर जिसका नाम गेल वेदर्स है वो कुछ अलग रिपोर्ट कर रही थी। वो बता रही थी कि 1 साल पहले भी वुड्सबोरो में ऐसा ही केस हुआ था। वुड्सबोरो उस टाउन का नाम है और 1 साल पहले सिडनी की मॉम मॉरिन का इसी तरह मर्डर हुआ था। उसके मर्डर का शक गया था उसके लवर कॉटन वेरी पर। इस सब से हमें पता चलता है कि आज का दिन सिडनी के लिए बहुत टफ है। ऐसे ही रात हो जाती है और रात होते सिडनी के पास आती है एक कॉल, जो कि घोस्ट फेस की थी। वो सिडनी से पूछता है कि क्या उसे हॉरर मूवीज पसंद हैं। सिडनी कहती है कि उसे वो मूवीज पसंद नहीं, वो सब सेम होती हैं। उनमें बस एक किलर किसी लड़की के पीछे भागता है और लड़की दरवाजे से बाहर जाने के बजाय सीढ़ियों से ऊपर जाती है। बेसिकली उसके कहने का मतलब ये है कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। घोस्ट फेस सिडनी को उसकी मॉम की तरह मारने की धमकी देता है। वो उसी के घर में छुपा हुआ था। वो सिडनी के ऊपर अटैक करता है एंड गेस व्हाट, उससे बचने के लिए सिडनी सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागती है। वो अपने रूम में पहुंचकर 911 से कांटेक्ट करती है और तभी घोस्ट फेस वहां से गायब हो जाता है और इसी वक्त वहां बिली प्रकट हो जाता है। वो सिडनी को हौसला देता है और तभी उसकी जेब से एक फोन नीचे गिर जाता है। सिडनी को बिली की असलियत पता चल चुकी थी। पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और वो बिली को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सिडनी के घर के बाहर उन्हें घोस्ट फेस के कपड़े भी मिले थे। वो सिडनी को भी पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। डेप्यूटी ड्यूई सिडनी के डैड को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पा रहा था। एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ड्यूई सिडनी की बेस्ट फ्रेंड टेटम का भाई है। वो पता लगाता है कि घोस्ट फेस की कॉस्ट्यूम पूरी स्टेट में बिक रही है, उससे कुछ भी पता नहीं चलने वाला और बिली के फोन रिकॉर्ड्स कल सुबह तक आएंगे। तब तक वो सिडनी को अपने घर ले जाते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर उन्हें मिल जाती है गेल वेदर्स। और खास बात यह है कि वो सिडनी की मॉम के मर्डर पर एक बुक लिख रही है। सिडनी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, प्लस वो थोड़ी मीन भी है, इसलिए सिडनी उसके मुंह पर पंच मारकर वहां से चली जाती है। अब वो टेटम के घर में थी। वहां पर उसके लिए कॉल आती है। सिडनी को लगता है कि वो उसके डैड होंगे, लेकिन वो घोस्ट फेस था, यानी कि बिली ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो तो जेल में है। घोस्ट फेस सिडनी को वार्न करता है कि वो उससे जल्दी मिलेगा। अगली सुबह भी टीवी पर सिर्फ सिडनी और उसकी मॉम की न्यूज चल रही थी। यहां हम उसकी मॉम के मर्डरर कॉटन वेरी को देख पाते हैं। वो जेल में है, यानी कि वो भी घोस्ट फेस नहीं है। यहाँ ड्यूई बताता है कि बिली को छोड़ दिया गया है, क्योंकि उसका फोन रिकॉर्ड क्लीन था, उसने सिडनी को कोई कॉल नहीं की। वो स्कूल पहुंचते हैं और वहां भी मीडिया उन्हें चैन नहीं देती। ये जो रिपोर्टर आप देख रहे हो, ये लिंडा ब्लेयर है, जिसे आप द एक्सॉर्सिस्ट में देख चुके हो। इस फिल्म के स्टार्ट में भी हमें द एक्सॉर्सिस्ट का रेफरेंस मिला था। वो स्कूल में जाते हैं और हम देखते हैं कि इन मर्डर्स को सीरियस लेने के बजाय ज्यादातर टीन्स इसका मजाक उड़ा रहे हैं। पूरे स्कूल में लोग घोस्ट फेस वाली कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहे थे, जिससे प्रिंसिपल हिम्बरी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इस सबसे तंग होकर सिडनी जाती है वॉशरूम में और वहां पर असली घोस्ट फेस उस पर अटैक कर देता है। किसी तरह वो उससे बचकर निकल जाती है। अब इसे अटैक के बजाय एक प्रैंक समझा जाता है, क्योंकि आधा स्कूल उस कॉस्ट्यूम में घूम रहा है। अब इस सबसे कोई नुकसान ना हो, इसलिए प्रिंसिपल हिम्बरी स्कूल को बंद कर देते हैं। इस फैसले से स्टूडेंट्स तो बहुत खुश थे। इसी खुशी में स्टू आज रात अपने घर पर पार्टी रखता है। उधर स्कूल खाली हो चुका था। प्रिंसिपल हिम्बरी भी वापस अपने घर जा रहे थे। यहाँ हम देखते हैं वहां के जेनिटर फ्रेड को, और जैसा कि आप देख सकते हो, इसने फ्रेडी क्रूगर वाला आउटफिट पहना है और फ्रेडी को भी वेस क्रेवन नहीं बनाया था। लेकिन खास बात यह है कि आदमी और कोई नहीं बल्कि वेस क्रेवन ही है, और जो कपड़े इन्होंने पहने हैं वो सच में फ्रेड ने पहने थे अ नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट में। इनके जैसा दूसरा कोई हॉरर इंडस्ट्री में आया ही नहीं। अब यहाँ प्रिंसिपल हिम्बरी अपनी अलमारी खोलते हैं और उसमें आप उनकी ब्लैक लेदर जैकेट देख सकते हो। ये वही जैकेट है जो उन्होंने 1974 की हैप्पी डेज फिल्म में पहनी थी। यह घोस्ट फेस उन्हें सरप्राइज देता है और चैन की नींद सुला देता है। इधर हम देखते हैं सिडनी और टेटम को, जो कि किलर के ऊपर ही बात कर रहे थे। यहाँ टेटम सिडनी को कहती है कि उसकी बातें किसी वेस कारपेंटर मूवी की तरह लग रही हैं। वेस कारपेंटर से उसका मतलब है वेस क्रेवन और जॉन कारपेंटर। जॉन कारपेंटर वही आदमी है जिन्होंने हैलोवीन और द थिंग जैसी मूवीज बनाई हैं। अब हॉरर की बात चल रही है तो रैंडी कैसे पीछे रह सकता है। अब उसे लगता है कि बिली ही किलर है।
वो ही अपनी गर्लफ्रेंड को मारना चाहता है, क्योंकि हॉरर मूवीज में किलर अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के बहाने ढूंढ ही लेता है, और मैं उसकी बात से सहमत हूँ। उसे ये भी लगता है कि सिडनी के फादर भी ऑलरेडी मर चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर हॉरर मूवीज में यही होता है। फादर की बॉडी हमेशा एंड में मिलती है, लेकिन मरा वो सबसे पहले होता है। रैंडी की बातों में दम है, लेकिन उधर पुलिस को पता चलता है कि सिडनी को जितनी भी कॉल्स आई थी वो सब उसके डैड ने की थी। अब यहाँ शक उसके डैड की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसके जाने के बाद से सिडनी के साथ ये सब शुरू हुआ और उसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। खैर रात हो जाती है और ड्यूई सिडनी और टेटम को लेकर पहुंचता है स्टू के घर, और उसके पीछे पीछे गेल भी वहां पहुंच जाती है। वो सीक्रेटली वहां पर एक कैमरा रख देती है ताकि वो सब कुछ लाइव देख पाए। उसे लग रहा था कि आज यहाँ उसे कोई न्यूज मिलेगी। वहां पर वो सभी हॉरर मूवीज देखने वाले थे। वो चूज कर रहे थे कि कौन सी देखनी चाहिए। यहाँ पर वो ढेर सारी मूवीज के नाम लेते हैं और साथ ही वो नाम लेते हैं जेमी ली कर्टिस का, जो कि स्क्रीम क्वीन है। वहां सब कुछ सही चल रहा था। टेटम बियर से लेने जाती है और तभी कुछ बुरा हो जाता है। वहां पर पहुंच जाता है घोस्टफेस। टेटम सोचती है कि वो रैंडी है। वो कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे सीक्वल में भी आना है। लेकिन अफसोस वो सीक्वल में नहीं आ पाएगी, क्योंकि घोस्टफेस गैरेज डोर में फंसाकर उसे मार देता है। उस पार्टी में कमी थी बिली की, और ये कमी भी पूरी हो जाती है। बिली और सिडनी दोनों एक रूम में जाते हैं अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने। बिली को देखकर रैंडी कहता है कि लेदरफेस यहाँ क्या कर रहा है। फाइनली यहाँ लेदरफेस का रेफरेंस आ ही गया। बिली और सिडनी बातें कर रहे थे और बिली कहता है कि दुनिया एक मूवी है, फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ आप अपना जॉनरा खुद नहीं चुन सकते। बिल्कुल सही। नीचे वो सब बैठकर हैलोवीन देख रहे थे और बाहर वैन में बैठकर गेल और उसका कैमरामैन कैनी उन सबको देख रहे थे। उनके पास ड्यूई आता है और कहता है कि उन्हें एक कार क्रैश की रिपोर्ट मिली है। गेल को तो न्यूज चाहिए थी, इसलिए वो भी उसके साथ जाती है उस कार के पास। जैसे वो दोनों वहां से जाते हैं, स्टू के घर पर किसी फ्रेंड का फोन आता है और वो बताता है कि प्रिंसिपल हिम्बरी मर चुके हैं। ये न्यूज सुनकर उन्हें घबराना चाहिए था, लेकिन वो सब वहां से निकल जाते हैं प्रिंसिपल की डेड बॉडी देखने के लिए। अब वहां पर सिर्फ रैंडी, स्टू, बिली और सिडनी बचे हैं। उधर ड्यूई और गेल उस कार तक पहुंच जाते हैं और वो कार सिडनी के डैड की थी। ये देखकर ड्यूई जल्दी से वापस भागता है, क्योंकि अब सिडनी की जान को खतरा था। उधर सिडनी और बिली अभी भी रूम में ही थे और उन्हें कंपनी देने के लिए वहां पहुंच जाता है घोस्टफेस। वो बिली को मार देता है और अब बारी थी सिडनी की। सिडनी उससे बचकर भागती है और किसी तरह घर से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते उसे मिलती है टेटम की डेड बॉडी, जिसे देखकर वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। अंदर रैंडी अभी भी हैलोवीन देख रहा था। वो कहता है कि जेमी अपने पीछे देखो, वो तुम्हारे पीछे है। और मजे की बात यह है कि घोस्टफेस भी उसके पीछे ही था, और सेक्टर का नाम जेमी कैनेडी है। यानी कि ये हैलोवीन वाली जेमी को तो कह रहा है, साथ ही ये खुद को भी पीछे देखने के लिए कह रहा है। ये बहुत ही ज्यादा क्लेवर राइटिंग है। घोस्टफेस उसे मारने वाला था कि तभी बाहर सिडनी चिल्लाने लगती है। चिल्लाते हुए वो पहुंचती है कैनी के पास। यहां उसे बचाते हुए कैनी भी मारा जाता है। सिडनी फिर से अपनी जान बचाकर भागने लगती है। तभी ड्यूई और गेल भी वहां पहुंच जाते हैं। ड्यूई जाता है घर में और गेल जाती है वैन में। वो पुलिस को कॉल करती है, तभी वहां रैंडी पहुंच जाता है। घबराहट में गेल उसके मुंह पर ही फोन दे मारती है। वो वैन लेकर वहां से निकलती है, जिसके ऊपर कैनी की बॉडी भी थी, लेकिन तभी उसके सामने सिडनी आ जाती है और उसे बचाने के चक्कर में गेल की वैन क्रैश हो जाती है। अब ड्यूई को ढूंढते हुए सिडनी जा रही थी वापस घर में, लेकिन ड्यूई को भी स्टैब कर दिया गया था। सिडनी खुद को ड्यूई की कार में लॉक कर लेती है, लेकिन वो कहीं जा नहीं सकती थी, क्योंकि कार की चाबी घोस्टफेस के पास थी। अब मजबूरी में सिडनी को कार से निकलना पड़ता है। वो जल्दी से ड्यूई की गन उठा लेती है और तभी वहां रैंडी और स्टू दोनों पहुंच जाते हैं। अब सिडनी किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए वो दरवाजा लॉक कर लेती है और तभी वो देखती है कि बिली अभी भी जिंदा है। बिली उससे गन लेता है और दरवाजा खोलता है। वहां पर सिर्फ रैंडी था, स्टू वहां से जा चुका था। रैंडी कहता है कि स्टू पागल हो चुका है और उसके कहने की देर थी कि तभी बिली उसे शूट कर देता है। यहाँ वो रिवील करता है कि उसके ऊपर लगा खून फेक है, वो कॉर्न सिरप है, जैसा कि कैरी में यूज किया गया था। कैरी से उसका मतलब है कैरी मूवी, जिसका क्लाइमैक्स ब्लडी था। अब यहाँ में पता चल चुका है कि बिली ही घोस्टफेस है, लेकिन ये बात कोई सेंस नहीं बना रही, क्योंकि उसे खुद घोस्टफेस ने स्टैब किया था। इसका सीक्रेट ये है कि वो तो घोस्टफेस है ही, लेकिन वो अकेला नहीं है। यहाँ 2 घोस्टफेस हैं और दूसरा है स्टू। वॉइस चेंजर का यूज करके वो घोस्टफेस की आवाज निकाल रहे थे। यहाँ वो ये भी रिवील करते हैं कि सिडनी की मॉम को भी उन दोनों ने ही मारा था। कॉटन वेरी बेकसूर है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? बिली कहता है कि बिना मोटिव का किलर हमेशा ज्यादा स्केरी होता है। अगर मोटिव पता चल जाए तो मूवी की इतनी वैल्यू नहीं रहती। इसका बेस्ट एग्जांपल है माइकल मायर्स, लेकिन बिली अपना मोटिव बता देता है।
उसने सिडनी की मॉम को इसलिए मारा क्योंकि उसकी मॉम का अफेयर बिली के डैड के साथ चल रहा था, जिस वजह से उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और बिली की मॉम उसे और उसके डैड को छोड़कर चली गई। ये था उसका मोटिव, लेकिन वही दूसरी तरफ स्टू का कोई मोटिव था ही नहीं। उसने बस फन के लिए सब किया। अब आप बताओ कि उन दोनों में से ज्यादा स्कैरी कौन है? ऑब्वियसली स्टू। यहाँ बिली की बात प्रूव हो गई कि बिना मोटिव का किलर ज्यादा स्कैरी होता है। 1 साल पहले इन्होंने सिडनी की मॉम को मारा और आज ये सिडनी को तो मारेंगे ही, साथ में उसके डैड को भी मारेंगे। जी हाँ, उसके डैड को उन्होंने किडनैप किया हुआ है, सिर्फ इसीलिए ताकि इन सभी मर्डर्स का पूरा शक उसके डैड पर जाए। अब ये सब तो ठीक है, सारा इल्जाम उसके डैड पर लग जाएगा, लेकिन वो दोनों बिना किसी खरोच के जिंदा बचेंगे तो उनके ऊपर भी तो शक जाएगा। यही शक मिटाने के लिए वो दोनों एक दूसरे को स्टैब करेंगे ताकि वो भी विक्टिम्स लगें। वो दोनों एक दूसरे को स्टैब कर देते हैं ताकि वो सीक्वल में आ सके, लेकिन यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। वहां पर गेल पहुंच जाती है। गेल को तो वो काबू कर लेते हैं, लेकिन इतने में सिडनी वहां से भाग जाती है। बिली उसे घर में ढूंढता है। वो अलमारी में छुपी थी। यहाँ वो एक अम्ब्रेला से बिली को स्टैब कर देती है, घोस्टफेस कॉस्ट्यूम में। इसके बाद वहाँ स्टू आता है और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वो स्टू का खेल भी खत्म कर देती है, लेकिन बिली अभी भी जिंदा था। इस फिल्म का क्लाइमेक्स खत्म ही नहीं हो रहा। खैर यहाँ पर बिली सिडनी को मारने वाला था कि तभी गेल उसे शूट कर देती है। अब ऐसा लग रहा था कि बिली मर गया, लेकिन हॉरर मूवीज में ये जरूर होता है कि किलर एक आखिरी बार उठता है सिर्फ मरने के लिए। यहाँ भी वैसा ही होता है, लेकिन यहाँ सिडनी एकदम तैयार थी। वो बिली के सर में गोली मार देती है। यहाँ पर फाइनली वो भी मर गया। अब बचे थे सिडनी, गेल, रैंडी, सिडनी के डैड और ड्यूई की भी सांसें चल रही थी। कुछ इस तरह यहाँ ही मूवी एंड हो जाती है। तो आपने देखा कि मूवी किस लेवल पर थी। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। राइटिंग और डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट थी। हॉरर मूवीज को लेकर लोगों के मन में जो सवाल होते हैं, इस मूवी ने उन सब सवालों का जवाब दिया। प्लस इसमें ढेर सारे हॉरर मूवी रेफरेंस भी थे। यहाँ मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा, क्या आपने इतने सारे रेफरेंसेस वाली मूवी देखी है? नहीं ना, इसीलिए ये मूवी इतनी खास है। इसका कॉन्सेप्ट एकदम न्यू था। इसने डूबते हुए स्लैशर जॉनरा को फिर से उठाया। स्लैशर में सिर्फ वही घिसी पिटी स्टोरीज चल रही थी और स्लैशर थिएटर में रिलीज होना भी बंद हो गई थी। उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्हें सीधा डीवीडी पर रिलीज किया जा रहा था। लेकिन इस मूवी ने सब कुछ बदल दिया, इसलिए इसे गेम चेंजर कहा जाता है। बाकी डिटेल्स आपको फैक्ट्स में मिल जाएंगी। अब बात करते हैं उस केस की जिससे मूवी इंस्पायर्ड है। ये बेस्ड है द गेन्सविल रिपर पर, जो कि एक अमेरिकन सीरियल किलर था। उसका रियल नेम था डैनियल हैरल्ड रोलिंग। डैनियल ने गेन्सविल टाउन में 5 स्टूडेंट्स का मर्डर किया था। उसे जेल हुई और उसने कन्फेस किया कि अब तक वो 8 मर्डर्स कर चुका है। 2006 में उसे एक्सिक्यूट कर दिया गया। ये था वो रियल केस। उन 5 मर्डर्स से इंस्पायर्ड होकर ये स्टोरी लिखी गई। तो अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $15 मिलियन और इसने बिजनेस किया था $173 मिलियन का, जिसने से आज तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली स्लैशर फिल्म बना दिया था। इसका रिकॉर्ड 2018 में हैलोवीन ने तोड़ दिया, लेकिन यूएस में आज भी हाईएस्ट ग्रोसिंग स्लैशर फिल्म है। इसके बाद स्क्रीम 2 और 3। साथ ही यूएस की हाईएस्ट ग्रोसिंग हॉरर फिल्म की लिस्ट में ये नंबर 20 पर है। स्टू की पार्टी वाला सीक्वेंस पूरे 42 मिनट तक चला था। जी हाँ, आधी फिल्म उसकी पार्टी में ही निकल गई। उस सीक्वेंस को शूट करने में 21 दिन से भी ज्यादा लगे थे। टीम सूरज ढलने से लेकर सूरज निकलने तक शूटिंग करती थी। जब ये सीक्वेंस शूट हो गया तब क्रू ने आई सर्वाइव सीन 118 वाली टी शर्ट्स पहनी। उस सीक्वेंस का नाम सीन 118 था। क्रू ने मजाक में से द लॉन्गेस्ट नाइट इन हॉरर हिस्ट्री का टाइटल दिया। हाई स्कूल वाले सीन्स पहले कैलिफोर्निया के सेंटा रोजा हाई स्कूल में शूट होने वाले थे, लेकिन जैसे ही शूटिंग नजदीक आई स्कूल बोर्ड ने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि एक स्लैशर फिल्म थी। इसके बदले में वेस क्रेवन ने एंड क्रेडिट्स के स्पेशल थैंक्स वाले सेक्शन में ये मेंशन किया था। सैवेज। जेमी कैनेडी को रैंडी के रोल के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि वो अपनी लाइंस को इम्प्रोवाइज करते थे। यूट्यूब पर उनका खुद का चैनल भी है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें ये रोल कैसे मिला। मैथ्यू लिलियर्ड को एक्सीडेंटली स्टू के रोल के लिए कास्ट किया गया। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गए थे उसका ऑडिशन दिलाने। वहां पर कास्टिंग डायरेक्टर की उन पर नजर पड़ी और उन्हें ये रोल ऑफर हुआ। कॉर्टनी कॉक्स को गेल का रोल चाहिए था क्योंकि उन्हें अपनी फ्रेंड्स वाली में से छुटकारा पाना था। उसी मैच की वजह से उन्हें रोल नहीं मिल रहा था, लेकिन कॉक्स ने हार नहीं मानी। आखिर में उन्हें रोल मिल ही गया। स्केटर रिच को बिली के रोल में इसलिए कास्ट किया गया क्योंकि वो जॉनी डेप के जैसे दिखते हैं और उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो एक हॉरर कॉमेडी में काम कर रहे हैं। डेविड आर्केट ने बिली का रोल छोड़कर ड्यूई का रोल किया और आप यकीन नहीं करोगे, वाकिन फिनिक्स को भी बिली का रोल ऑफर किया गया था। ओरिजिनली इस फिल्म का नाम स्कैरी मूवी था। बाद में इस नाम से एक मूवी आई जिसे सब जानते ही हैं और वो इसी मूवी की पैरोडी थी। यानी कि ये फिल्म तो हर मूवी का मजाक उड़ाती है, लेकिन उस मूवी ने इसका ही मजाक उड़ा दिया। और मजे की बात यह है कि ये दोनों फिल्म्स डायमेंशनल फिल्म्स के अंडर हैं। इस फिल्म के आने के बाद कॉलर आईडी का यूज 3 गुना बढ़ गया था। इतना ज्यादा इफेक्ट इस मूवी का हुआ था।
पहले घोस्ट फेस के कपड़े व्हाइट होने वाले थे ताकि वो एक घोस्ट वाली फीलिंग दे, लेकिन इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि फिर लोग उसे कू क्लक्स क्लैन से कंपेयर करते। ये फिल्म क्रिसमस से 5 दिन पहले रिलीज हुई थी। ये इसलिए किया गया था क्योंकि यूजुअली इस टाइम पर फैमिली फ्रेंडली मूवीज रिलीज होती हैं और हॉरर मूवीज उनसे टक्कर नहीं लेती, लेकिन इसने उन्हें टक्कर भी दी और कईयों को हराया भी। इस फिल्म के एंड के लिए 5 पेज की स्क्रिप्ट लिखी गई थी जो कि स्क्रीम 2 की शुरुआत होती। बाद में इन 5 पेज को फुल मूवी में बदल दिया गया जिसे हम स्क्रीम 2 के नाम से जानते हैं। इस फिल्म में 190 लीटर फेक ब्लड यूज किया गया। रोज मैकगॉन ने अपने बालों को ब्लॉन्ड किया था ताकि वह नेव कैम्पबेल से अलग दिख सके। इस फिल्म में काम करना रोज के करियर का सबसे फेवरेट एक्सपीरियंस है। इस फिल्म के रैप होने पर पूरी टीम को स्केरी मूवी लिखी हुई वाइन बॉटल दी गई थी। रोज के पास आज भी वो बॉटल है और उसमें वाइन भी है। वेस क्रेवन ने नेव कैम्पबेल को पार्टी ऑफ 5 में देखा था, वहीं से उन्हें वो पसंद आ गई थी। नेव कैम्पबेल को हॉरर मूवी से डर लगता है, इसलिए वो उसमें काम नहीं करने वाली थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि स्केट अल्ड्रिच भी इस फिल्म में है तो उन्होंने हाँ कर दी। वो दोनों द क्राफ्ट में एक साथ काम कर चुके हैं। पहले वेस क्रेवन ने इस मूवी को डायरेक्ट करने से मना कर दिया था क्योंकि ये बहुत वायलेंट है, लेकिन एक दिन उन्हें एक बच्चा मिला जो उन्हें बोला कि आप सॉफ्ट होते जा रहे हो। इसके बाद उस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि फैंस उन्हें द हिल्स हैव आइज और द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट जैसी फिल्म्स के लिए जानते थे। इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए डैनी बॉयल, जॉर्ज रोमेरो और सैम रेमी को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्हें ये मूवी समझ नहीं आई। घोस्टफेस का मास इंस्पायर्ड एडवर्ड मंच की पेंटिंग स्क्रीम से। पेंटिंग की तरह ये मास भी कई सारे इमोशन दिखाता है। ये हॉरिबल भी है और ये सॉरी भी बोल रहा है। इस फिल्म में घोस्टफेस की कॉस्ट्यूम का नाम फादर डेथ था। इस फिल्म को शूट करने में 8 हफ्ते से ज्यादा लगे थे। ड्रू बैरीमोर ने अपने सारे सीन्स 5 दिन के अंदर ही शूट कर लिए थे और इन सीन्स में उन्होंने विग पहनी है। ड्रू को ओरिजिनली सिडनी के रोल के लिए कास्ट किया गया था। मूवी के एक सीन में बताया जाता है कि ये फेक ब्लड है जो कॉर्न सिरप से बना है, बिल्कुल कैरी की तरह। इस फिल्म के क्लाइमैक्स में सच में कॉर्न सिरप यूज किया गया था। घोस्टफेस वाली कॉल सच में की जा रही थी। वो आवाज है रॉजर जैक्सन की। वो ऑन सेट ही कॉल पर बात कर रहे थे, लेकिन किसी भी एक्टर ने उन्हें नहीं देखा था। इससे एक असली स्ट्रेंजर वाली फीलिंग आ रही थी। और क्योंकि वो असली कॉल्स थी, इसलिए पुलिस ने भी क्रू से कांटेक्ट किया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सच में कोई किलर कॉल कर रहा है। इस फिल्म की स्टोरी लिखते वक्त केविन विलियमसन हैलोवीन के साउंड ट्रैक को सुन रहे थे और साउंड ट्रैक को इस फिल्म में भी यूज किया गया। वो साउंड ट्रैक मेरा भी फेवरेट है। केविन की स्क्रिप्ट फ्राइडे को सेल पर लगी और मंडे तक इसके ऊपर बोली लगने लगी। हर कोई स्क्रिप्ट की डिमांड कर रहा था, चाहे वो यूनिवर्सल हो या फिर पैरामाउंट। स्टू का घर तभी अवेलेबल हुआ था क्योंकि कुछ टाइम पहले उसके ओनर की डेथ हो गई थी और वहां पर जाना मना था। शूटिंग कंप्लीट होने के बाद वेस क्रेवन ने 2 महीने लगाए फाइनल प्रोडक्ट को एडिट करने में। जिस सीन में सिडनी बिली को अम्ब्रेला से स्टैप करती है, उस सीन में अम्ब्रेला एक पैड पर लगनी चाहिए थी, लेकिन वो स्लिप हो गई और सीधा लगी स्कीट अल्ड्रिच की चेस्ट पर। अल्ड्रिच की चेस्ट में मेटल वायरिंग है क्योंकि बचपन में उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। जब वो अम्ब्रेला उन्हें लगी तो उन्हें हद से ज्यादा दर्द हुआ, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये रियल पेन है। जिस सीन में किसी घोस्टफेस के मुंह पर फोन मारती है, उस सीन में घोस्टफेस बने थे वेस क्रेवन और उनके मुंह पर सच में फोन लगा था। प्रिंसिपल हिम्बरी की डेथ को स्पेशली इंक्लूड किया गया क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और फिल्म में कोई मरा नहीं था। टेटम का डेथ सीन शूट करने में रोज को बहुत चोट आई थी और टेटम को बिली ने मारा था, स्टू ने नहीं। ओरिजिनली इस फिल्म में ड्यूई मरने वाला था। एंड वाला सीन इसलिए रखा गया ताकि अगर ड्यूई की जरूरत पड़े तो उसे फिर से जिंदा किया जा सके। रैंडी ने पहले स्टू और बिली को आइडेंटिफाई कर लिया था। उसने उन दोनों पर डाउट किया था, सिर्फ अपनी हॉरर नॉलेज की मदद से। तो ये थे इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो उसे एक लाइक और कमेंट जरूर करना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको परेशान कर सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं मिलता हूँ उससे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय।